नमस्कार। बिहार में बहार है, एक बार फिर से नीतीश कुमार है। बहार इस बार 17 महीने के बाद बहार भारतीय जनता पार्टी का जो बिहार का खेमा है उसमें लौटी है और दिल्ली वाले खेमे में भी बहार लौट आई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने वहां पर 40 में 39 लोकसभा सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, जबकि मुख्य विपक्षी दल उस वक्त रही आरजेडी को कोई भी सीट वहां पर नहीं मिली थी। कोई एक भी लोकसभा सीट वो जीत नहीं पाई थी। इंडिया वाले गठबंधन के कर्ता धर्ता सूत्रधार नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। वो एनडीए के खेमे में जाकर मिल चुके हैं। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनके साथ दो नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी चेहरा हैं, आक्रामक चेहरा है ओबीसी का, वो शपथ ले चुके हैं। और विजय कुमार सिन्हा आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकल कर आए हैं और उनको डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई है। नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें ये दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। सवाल यही है कि इस बार बीजेपी नेतृत्व ने जैसे भी समझौता किया नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार को एक बार फिर से गठबंधन में शामिल किया गया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा एक गुणागणित है वो लोकसभा का चुनाव है। मोटे तौर पर ऐसा नजर आ रहा है। तो सवाल आज हम यही उठा रहे हैं कि 24 का खेल नीतीश पास या फेल। चौबीस का खेल नीतीश पास या फेल। जब 4 दिन पहले हमने कहा था कि नीतीश के मन में क्या है, तो उस वक्त हमने कहा था कि उनके घर वालों को भी पता नहीं होता वो क्या करेंगे, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। और वो सही साबित हुआ। तेजस्वी यादव के पलटू चाचा पलटी मार चुके हैं। अपने प्रिय भतीजे को एक बार फिर झटका देकर वो वापस एनडीए के खेमे में जा चुके हैं। बहुत कुछ गिनाने को उनके पास है नहीं। नीतीश कुमार ने मोटे तौर पर कहा कि वो उन्हें दिक्कत हो रही थी सरकार चलाने में। पिछले बार भी जब वो एनडीए का खेमा 17 महीने पहले छोड़कर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि वहाँ बहुत दिक्कतें थीं। उससे पहले भी जब वो आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत दिक्कतें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं। ये बार बार नीतीश कुमार दिक्कतों को सिर पर लेते क्यों हैं और बाद में फिर दिक्कतों का रोना रोकर पाला बदलते हैं। तीसरी बार वो बीजेपी के साथ आरजेडी की दिक्कतें छोड़कर जा चुके हैं। 9वीं बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मतलब शपथ ली है। 2000 में सबसे पहले वो मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार के अगर राजनीतिक पूरी घटनाक्रम को या पूरे जीवन को देखें तो उन्होंने उन्हीं लोगों को दांव दिया है जिन्होंने उनको गढ़ने और आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की। चाहे मरहूम जॉर्ज फर्नांडीज हों, शरद यादव हों, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वजह से वो राजनीति में यहाँ तक पहुँचे। हालांकि वजह तो स्वयं वो नेता खुद ही होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारे घटनाक्रम से जो सवाल उठते हैं वो यही हैं कि नीतीश कुमार ने वास्तव में किया क्या है, ये क्यों उन्होंने किया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एनडीए जरूरी थी। और सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने घुटने टेके हैं या बीजेपी ने घुटने टेके हैं, डाउन कौन आया है, सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी थी, नीतीश कुमार की या बीजेपी की, ये प्रश्न है। लेकिन बहुत सारी भी बीच में खबरें आई थी कि नीतीश कुमार अब ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि
उनका अगर वो एनडीए में वापस जाते हैं तो ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को कह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चतुर राजनीतिक हैं और अभी भी प्रशांत किशोर जैसे चुनावी विश्लेषकों या जो इलेक्शन मैनेजर्स हैं, जग जाहिर है उनका काम, वो कह रहे हैं कि अभी ये परमानेंट दल बदल नहीं है, गठबंधन बदल नीतीश कुमार का ये परमानेंट नहीं है, ये 2024 तक है। अब 25 के विधानसभा चुनाव तक क्या होता है पता नहीं। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि अभी खेल बाकी है, खेल तो अब शुरू हुआ है। हालांकि जीतन राम मांझी ने इसकी शुरुआत की थी। जब ये खबरें आई थी उन्होंने कहा था 3 भाषाओं में, उन्होंने कहा बंगला, मैथिली, भोजपुरी, 3 भाषाओं में उन्होंने ट्वीट करके या एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि खेला जरूर होगा बिहार में। और उन्होंने इशारा बंगाल के भी खेला होने की बात की थी। वहां ममता बनर्जी इंडिया का साथ छोड़ गई और यहां नीतीश कुमार खेला कर गए। पता नहीं खेला कौन कर गया, नीतीश कुमार ने खेला किया या इंडिया गठबंधन वाला उनके साथ खेला कर रहा था और वो उसके साथ खेला करके चले गए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। इंडिया गठबंधन का जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, नीतीश कुमार इसके कर्ता धर्ता, इसके शिल्पकार, जिन्होंने इसकी एक वक्त अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, केजरीवाल, ये मिलकर एक तीसरा मोर्चा बना रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अगुवाई की, जहाज लेकर उड़े, राज्य दर राज्य गए, 28 दलों का गठबंधन बनाया। पटना में बैठक, बंगलौर में बैठक, मुंबई में बैठक, दिल्ली में बैठक और अब बिहार में फिर से 9वीं बार शपथ। देश की राजनीति किस कर्मठ बैठ रही है। ये ऊंट तो हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता में जो सन 65 से पत्रकार लोग ऊंट को कर्मठ बैठाते रहे हैं, लेकिन राजनीति कहां बैठ रही है, ये बड़ा सवाल है। और आज हमें अपने से इस खास कार्यक्रम में 24 का खेल, नीतीश से पास या फेल, इसमें नीतीश कुमार के राजनीतिक कदमों और उनके भविष्य पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे इंडिया वाले गठबंधन की, क्योंकि जब शिल्पकार ही चला गया तो क्या गठबंधन बचा है? क्या गठबंधन क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, क्या नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चले? ममता बनर्जी अलग हुई, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी एक बार फिर। इन सब के पीछे राजनीतिक मायने क्या हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कल बंगाल में प्रवेश कर रही है। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके थे कि वो इस यात्रा से दूरी बनाएंगे और 4 तारीख को बेतिया में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ उनके गठबंधन के रूप में, गठबंधन साथी के रूप में नीतीश कुमार उनका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या 2019 वाली स्थिति आज भी है बिहार में कि जेडीयू और बीजेपी मिलकर 39-40 सीट जीत लेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरा हिंदी हार्टलैंड जीतने के बाद विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी तनाव में थी कि अगर नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस ये मिलकर अगर लड़ते हैं उसके खिलाफ, तो वो परफॉर्मेंस 2019 वाला नहीं दोहराने जा रहा है। सीटें किसकी कम होंगी? नरेंद्र मोदी की। सीटें किसकी कम होंगी? बीजेपी की। महाराष्ट्र में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शरद पवार ऐलान कर दें कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी और उनके मौजूदा सहयोगियों की स्थिति, जो रिपोर्ट्स आ रही, सर्वे आ रहे हैं, उसमें ठीक नहीं है। तो इस देश का क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, इस पर आज हम इस अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक केपी मलिक साहब दिल्ली से जुड़े हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। रिजवान खान साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं।
और हाशमी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। मलिक साहब से हमारी लगातार इस बीच 2-3 कार्यक्रमों में हमारे साथ मलिक साहब रहे हैं और हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं और मलिक साहब का स्पष्ट मानना था कि नीतीश कुमार अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो ये एक तरीके से उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा होगा। राजनीतिक आत्महत्या होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके जैसा होगा, ऐसी एक अवधारणा या एक ऐसा विश्लेषण मलिक साहब ने हम लोग के और दर्शकों के सामने उन्होंने रखा था। मलिक साहब, मैं आपके तरफ रुख कर रहा हूं। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ हैं। बाहर बिहार में हो ना हो, बाहर बीजेपी में है, बिहार की और दिल्ली दोनों। और नीतीश कुमार आज जो हम लोग देख रहे थे शपथ ग्रहण समारोह, उसमें उनकी शारीरिक भाषा को आज अगर आप ऑब्जर्व करें, देखें, तो वो क्या कहती है और क्या समीकरण नजर आता है, और नीतीश कुमार के इस कदम को मलिक साहब किस तरह आप देख रहे हैं? मैंने 2 दिन पहले आपके चैनल पे ही कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी को इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो वो उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी जी। और मैं इस अपने जो मैंने आपको कहा था उस पर अभी भी कायम हूं जी। आने वाले टाइम में मुझे जो लगता है, जो लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, उसमें कहीं न कहीं इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन हुआ है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का, ये पहली बार है कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाम दाम दंड भेद करके किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से अधिक आवश्यकता थी इस गठबंधन की। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी बिहार में सेंध नहीं लगा पा रही है और उसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि पूरे देश में अगर हम जातिवाद की राजनीति की बात करें तो बिहार में जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा होती है जी। और जातिवाद से वहां पे कोई भी अलग कुछ जातियों में नीतीश कुमार का बहुत अच्छा वर्चस्व है और यादव में और बाकी कई जातियों में अगर आप यादव और मुस्लिम गठबंधन की बात करें तो उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव बहुत मजबूत हैं। तो ये जो समीकरण, ये जो गठबंधन, ये जो गठजोड़ बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसको तोड़ने में बिहार में नाकामयाब रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में अगर आपको अधिकतम सीटें जीतनी है बिहार में, तो कहीं ना कहीं आपको 2 जो महत्वपूर्ण दल हैं उसमें आरजेडी है और नीतीश कुमार की पार्टी है, तो इसमें से एक दल को आपको अपने साथ लेना ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आरजेडी को तो वो किसी कीमत पे तोड़ नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है कि लालू को जेल भेजो, उनको बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको ईडी सीबीआई के नोटिस भेजो, जो भी शाम दाम दंड भेद था वो तो छोड़ दीजिए उसको। तो सेकंड बचते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को कैसे लिया जाए? तो यहाँ पे दिल्ली में नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं, उन अधिकतम सांसदों की राय ये थी कि इसका फायदा हमें भी दिखता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो हमारी जीत निश्चित होती है जी। और अगर हम अलग लड़ते हैं तो फिर जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो सांसद थे उनके दबाव में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार को एक आशंका ये भी हो गई थी कि अगर आप लल्लन सिंह वाला प्रकरण देखें पिछले दिनों का, कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी टूट जाए। और ये जो आशंका है ये भी खत्म नहीं हुई है। अगर ये आशंका सर, पिछली बार तो बीजेपी से डर कर आ गए थे कि उसने शिवसेना तोड़ दी, जेडीयू तोड़ देगी। ये आशंका पिछली बार बीजेपी से थी जब वो आरजेडी में आए थे, साथ में आए थे। हाँ, अभी ये आशंका आरजेडी की तरफ से की जा रही है कि पटना में कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप इस बात को भी नहीं नकारेंगे कि लालू यादव भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और बिहार की राजनीति को वो भली भांति जानते हैं।
मैं नहीं मानता कि लालू यादव को कोई राजनीति में शह मात का खेल में अगर करें तो उनको कोई पछाड़ देगा। तो लालू यादव अगर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अभी उन्होंने उस लेवल पे जाके कोशिश की है कि नहीं की है, अगर नीतीश कुमार के विधायक टूट जाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी इसको मैं आश्चर्य मत समझना आप, क्योंकि इसकी भी एक आशंका बिहार के कुछ लोग जता रहे हैं, अगर हम वहां बात करें कि इस तरह की भी घटना बिहार में देखने को मिल सकती है। दूसरी बात मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो हम दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी सुसाइडल फैसला ले सकते हैं, वो उन्होंने फैसला लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई है। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे पिछले 7 महीनों से लगातार उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और एक हिसाब से देखें कि इस युद्ध की तैयारी थी, इस युद्ध में वो खुद सेनापति थे। और अगर आप देखें कि सेनापति मैदान छोड़ के भाग गया तो उस गठबंधन का कोई फायदा नहीं है। जिस प्रकार से लगातार हम महागठबंधन में चीजें देख रहे हैं, नीतीश कुमार के जाने के बाद में गठबंधन बहुत कमजोर है। आप ममता बनर्जी को देख सकते हैं, आप अखिलेश यादव का नजरिया देख सकते हैं, आप शरद पवार का नजरिया देख सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल का नजरिया देख सकते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जाने से भारतीय जनता पार्टी को यह भी फायदा हुआ है कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे, गठबंधन को बहुत कमजोर कर दिया है। जी दुर्गेश जी। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें मलिक साहब ने रखी। इस बीच एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेश सिंह। उनके पास भी जाएंगे, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन एक ब्रेक छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद इस बहस को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चौबीस का खेल, नीतीश पास या फेल, बड़ा सवाल है। और एक और सवाल जो पूरे देश के उन मतदाताओं के सामने भी है कि वो भरोसा किस पर करें, किनकी बात पर भरोसा करें। वो उन लोगों की बात पर कि जिनकी बात का कोई यकीन नहीं, और कमोबेश आजकल ज्यादातर राजनीतिक दलों का यही हाल हो गया है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पता नहीं ये कौन सी राजनीति है, और इसका सूत्रपात नहीं, अब ये परवान चढ़ चुकी है। कुछ भी असंभव नहीं। और अब तो ज्यादातर लोग ये कहने लगे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, कोई किसी के साथ जा सकता है। जो कल तक नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि प्राण निकल जाए लेकिन कभी भी एनडीए और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, आ गए वो। बीजेपी कहती थी, अमित शाह जी ने मंच से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, अब कभी नहीं, भूतो ना भविष्य तो। हो गया ना, मजबूरी है नीतीश, मजबूरी है बीजेपी की, ये बड़ा सवाल है। रुख सीधे बीजेपी के नेता की तरफ करेंगे। रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान खान साहब, आपके पास आ रहा हूं। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है क्या? ऐसा नहीं है जो अभी मलिक साहब ने कहा कि बीजेपी की मजबूरी थी या बीजेपी की लालसा थी कि गठबंधन करना, उसमें सिर्फ उसी को फायदा होता है। तो ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार जी की भी और सोच थी और उनकी भी जरूरत थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार चलाएं, क्योंकि उनको असुविधा का सामना हो रहा था। और फ्यूचर देखने के बाद ये समझ में आ रहा था कि फ्यूचर में इस गठबंधन से आरजेडी के साथ हमको ना जदयू को फायदा है, न कुछ आने वाला समय। रिजवान साहब, नीतीश कुमार क्या 5 साल का बच्चा है क्या? वो हर बार उनसे चूक हो जाती है क्या? कि कभी आपको कहते हैं कि आपके साथ सरकार में दिक्कत आ रही, आप उनकी पार्टी तोड़ दोगे और कूद कर इधर आ जाते हैं। अब इधर उनको लग रहा तेजस्वी यादव कुछ कर देंगे तो कूद कर फिर चले गए। राजनीति मजाक हो गई है क्या? उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है? नहीं, कोई भी राजनीतिक दल है, वो आने वाला भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में जो चल रहा है, जो रस्साकसी 2024 के चुनाव पे, हम लोग उसी के हिसाब से जो भी अभी की गठबंधन बन रहे हैं, जो प्री अलायंस हो रहे हैं, चुनाव से पूर्व
जो गठबंधन बनाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तो उसको दरमियान उसको रखते हुए, तो उसके हिसाब से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सेनापति थे। जैसा मलिक साहब ने कहा कि सेनापति थे और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था, लेकिन उनको अपना भविष्य उसमें नजर नहीं आया, वो पीछे आ गए। और आने वाला समय उनको भी ये समझ में आ गया कि आने वाला समय में भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस पे इंडिया गठबंधन कहीं भी स्टैंड नहीं हो पा रहा है। रहा ममता बनर्जी की बात या जो भी प्रमुख नेतागण थे इंडिया गठबंधन में, वो एक एक के बाद एक वो हटते जा रहे हैं या उसके तालमेल उससे नहीं बैठ पा रही है, वो छोड़कर चले जा रहे हैं। तो आज आने वाला समय जो उगता हुआ सूरज है उसके तरफ लोग जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में बनने वाली है। उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया। ठीक बात है। शैलेश सिंह के पास आ रहा हूं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की आजकल फितरत हो गई है कि सब कुछ लुटा के भी मुस्कुराते रहते हैं। बड़ा दिल है भाई आप लोगों का, गजब है। मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूं कि सब कुछ लुटने के बाद भी आप लोग मुस्कुराते हैं, बड़ा खुश नजर आते हैं। लगातार चुनाव हारते हैं, उसके बाद मुस्कुराते नजर आते हैं। आपका सेनापति भाग जाता है दूसरे गठबंधन में, आपकी पूरी सेना को लावारिस छोड़कर, और उसके बाद भी आप प्रसन्न हैं। शैलेश सिंह, क्या क्या समझ के आपने गठबंधन बनाया था, और आप लोगों ने क्यों इतनी देर कर दी नीतीश कुमार की ताजपोशी के करने में? वो यही तो चाह रहे थे ना कि संयोजक बना दो, और प्रधानमंत्री चेहरा के लिए वो डिजर्व करते थे। आप लोगों ने दांव दिया उनके साथ, वो आपको दांव देकर चले गए। शैलेश सिंह बोलिए। देखिए देखिए नीतीश कुमार जी इस संगठन के संयोजक थे, कर्ता धर्ता थे। उन्होंने ही एकजुटता इंडिया गठबंधन का एकजुटता किया था। सूत्रधार तो नीतीश कुमार खुद थे। अरे संयोजक कहां बनाया आपने? यही तो दर्द था। संयोजक थोड़ी बनाया आपने, सूत्रधार थे, संयोजक बनाए नहीं आपने। नहीं, नीतीश कुमार जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि मैं संयोजक नहीं बनूंगा। कांग्रेस से एक चेहरा हो जो इसका संयोजक बने, ये नीतीश कुमार जी ने खुद कहा। और बाद में जाकर के उनको लग रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित करे। और राहुल गांधी जब चले गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो उन्हें ये दिखने लगा कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं। और जब उनकी सदस्यता बहाल हो गई तो फिर उन्हें यह महसूस होने लग गया कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन सकता हूं। आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद परिस्थितियां बदलती दिखाई दी, तो नीतीश कुमार तुरंत पाला बदल गए और पलटू राम फिर अपनी जो पुरानी छवि थी उसको दिखाते हुए रह गए। और वो भी उसी तरह का जुमला बोलने लगे जिस तरह का मोदी जी जुमला बोलते हैं। भाई मरते मर जाएंगे उन्होंने कहा था, और कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन में नहीं जाएंगे, मगर फिर मौका देखे और तुरंत वो इस बात को पलट गए। तो ये नीतीश कुमार की फितरत रही है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री चेहरा हम जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसमें ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, शिवसेना है। तो सबकी चाहत थी कि भाई हमें आगे नेतृत्व करने का मौका मिले। और पलटू राम जी खुद चाहते थे कि भाई हमें पीएम का, क्या एनडीए में जाकर प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा? तो जब ऐसी बात नहीं है, फिर नीतीश कुमार किस बात को लेकर के फिर से एनडीए गठबंधन में चले गए? तो ये उनका राजनीतिक आत्महत्या उन्होंने किया है, और ये उनकी लास्ट पारी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई हम फिर से एनडीए में चले जाएं। ये तो बात ही नहीं हुई कोई। भाई आपके यहाँ आपकी कौन सी सरकार तत्काल बनने जा रही जो आप इतना टेंशन में है? सब कुछ राहुल गांधी को दे देंगे, गांधी परिवार को दे देंगे, तो बाकी आपके साथ क्यों आएगा कोई? अकेले खड़े रहिएगा, करते रहिएगा यात्रा। शैलेश सिंह की आवाज मुझे लग रहा है। हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि भाई राहुल गांधी ने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई हम प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। जो इंडिया गठबंधन में तय होगा चुनाव के बाद में, उसमें तय करेंगे जो गठबंधन दल जीत करके आए कि वो चेहरा तय करेगा। परंतु मैं रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं शैलेश सिंह। आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही। शैलेश सिंह का ऑडियो ठीक किया जाए। मैं रोमान हाशमी साहब के पास
जाना चाहूंगा। हाशमी साहब, आपके पास आ रहा हूं। इस तरीके के एक तो अब राजनीति में क्या कोई नैतिकता नाम की चीज, या किसी नेता को, कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को क्या किसी नैतिकता की बात करनी चाहिए? क्या उनको अधिकार है किसी नैतिकता का हवाला, नैतिकता की पॉलिटिक्स करने का? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, नीतीश कुमार को कौन सी ऐसी दिक्कतें न समझ में आ रही थी कि वो जो गठबंधन है उसके साथ वो लोकसभा चुनाव में नहीं जाना चाहते और आगे भी सरकार भी नहीं चलाना चाहते? ऐसी क्या दिक्कतें लग रही थी? तेजस्वी यादव ने तो कहा कि भाई हम तो जनता के बीच जाएंगे, कि 17 साल बनाम 17 महीने, 17 महीने की सरकार हमने चलाई और जो भी हमारे पास डिपार्टमेंट थे हमने अच्छा काम किया, नौकरी दी, रोजगार दिया। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा बिहार में, हमने वो करके दिखा दिया। और ठीक है, उन्होंने वो वहाँ चले गए, इस उत्तर बिहार की जनता देखेगी। हाशमी साहब अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही, बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो पहला सवाल किया कि सियासत जो है, राजनीति ऐसी जो है क्यों हो गई है इस तरह की, तो ये ओल्ड ओल्ड सेइंग है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वॉर मीन्स द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लीड्स टू द वॉर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राजनीतिक लड़ाई चल रही हाशमी है। साहब, अब इतना भी एवरीथिंग नहीं ठीक है भाई। फिर इन नेताओं को कदापि हक नहीं है किसी नैतिकता की बात करने का। नैतिकता शब्द इनको अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए भाई। यस, ये प्यार मोहब्बत थोड़ी, राजनीति बड़ी सीरियस मसला है जी। ये बिल्कुल सीरियस मसला है। ये 9वीं बार उन्होंने शपथ किया है, और एक भी इत्तेफाक है, कोइंसिडेंट है कि 9वीं बार उन्होंने पाले बदले हैं। जब जनता दल छोड़ करके उन्होंने समता बनाया फर्स्ट टाइम, उससे लेके ये 9 टाइम्स उनका ये चेंजिंग रहा, और 9वीं बार वो सीएम का भी उन्होंने ओथ लिया है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी राम मंदिर का इवेंट इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी ने किया, और बीजेपी को इससे उम्मीद है कि इसका वो माइलेज पॉलिटिकल उठाएंगे आने वाले 2024 के इलेक्शन में। लेकिन जो माइलेज राम जन्मभूमि को, राम मंदिर को लेकर के बीजेपी को मिलना था, वो बीजेपी उठा चुकी है। बिहार लंबे समय से बीजेपी कोशिश कर रही है बिहार को साधने का। बिहार के साथ जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है वो ये है कि बिहार लंबे समय से सामाजिक जो समाजवादी आंदोलन और साम्यवादी मजदूर आंदोलन का केंद्र बिहार रहा है। कर्पूरी ठाकुर जो एक पुरोधा रहे हैं, जननायक कहलाते, समाजवादी वेटरन चैंपियन रहे हैं, जिनके समाजवादी जिनके आंदोलन से निकले हैं, जिनके शिष्य रहे होने का दावा करते हैं लालू प्रसाद यादव भी और नीतीश कुमार भी। वो भी पहली बार जब जीत के आए थे 1951 में, वो बिहार किसान समिति एक साम्यवादी संगठन था, उससे वो जीत के आए थे। तो इस वजह कर वहां पे जिस तरह से ध्रुवीकरण हो गया उत्तर प्रदेश में, या गुजरात लिबर्टी बन गया, वो बिहार में नहीं हो पा रहा है। इस वजह कर अमित शाह ने कहा था 5 साल पहले कि बिहार में 3 शक्ति का केंद्र है, एक जिधर जाएगा सरकार उसकी बनेगी। परसेंटेज जो है, वोट परसेंटेज जो बीजेपी का है, वो 21-22% के करीब है बिहार में। नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं वो 16% वोट उनका इंटैक्ट है, वो 16% लेके स्विच ओवर कर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में ये 16% वोट एनडीए के साथ मिलकर के बीजेपी को और अपने खाते में स्विच करवाने में वो नाकाम साबित होंगे, क्योंकि एक शक्ति ग्राउंड स्तर पे बड़ी जल्दबाजी नहीं होगी रिजवान हाशमी साहब, बड़ी जल्दबाजी नहीं होगी ये विश्लेषण करना कि ऐसा नहीं हो पाएगा? नहीं, उसकी वजह भी है। वजह यह है कि प्रशांत किशोर भी एक शक्ति के तौर पर उभर रहे हैं। जो उनकी स्वराज पार्टी जो है, वो पैदल यात्रा लगातार कर रहे हैं। ये उसी तरह से कर रहे हैं जो किसी जमाने में BS4 बना के काशीराम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, तो उनके ताकत को नजरअंदाज किया जा रहा था, क्योंकि वो पब्लिसिटी से, पैसे से, इनसे दूर था। वो धरातल ग्राउंड स्तर पे साइकिल लेके घूम रहे थे। वो आज वो पैदल घूम रहे प्रशांत किशोर भी। अब प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक जो तैयार हो रहा है, वो जातीय आधार पर तैयार नहीं हो रहा है। वो बिहार की अस्मिता, बिहार की बेरोजगारी, बिहार के पिछड़ेपन और बिहार में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति या धार्मिक राजनीति है, उसके विरोध में वो वोट बैंक उनका तैयार हो रहा है प्रशांत किशोर का।
और इस ये जो 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 फॉरवर्ड अगली जाति की जो वोट है 15% जो बीजेपी के साथ अमूमन रहता है, वो वोट में सिंधमारी करेंगे इस बार प्रशांत किशोर। और जो आरजेडी का जो वोट बैंक है माई समीकरण के साथ, जो अति पिछड़ा जो वोट है नीतीश कुमार का 16%, इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी वो 16% का 16% वोट नहीं जाएगा। निचले स्तर पे लोगों में इस तरह की राजनीति को लेकर के कि वो जो आपने सवाल किया था क्या बच्चा है, मतलब वो बच्चों वाली एक कहावत है कि नन्हे नादान तेरी दोस्ती क्या, कभी हंस के मिले कभी हो गए जुदा। तो इस तरह की राजनीति लगातार जो नीतीश कुमार चल रही है, ये आहत ये अनकंफर्ट लेवल जो है क्रिएट कर रहा है। उनके जो विधायक हैं 42 विधायक और जो उनके समर्थक है काडर है, उनको मगर मजबूरी है, वो बोल नहीं रहे हैं। लेकिन जनता के पास, वोटर के पास मजबूरी नहीं होती है। वोटर जो है इस राजनीति को खत्म करने के लिए वो अपना फैसला देगी। रही बात 272 का जो एनडीए का, हाशमी साहब, अभी बीजेपी के नेता रिजवान खान साहब कह रहे थे कि उनके सांसदों को लगा कि नहीं हम बीजेपी के बिना नहीं जीत पाएंगे, और इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय सांसदों के दबाव में ले लिया। उनको लग रहा था बीजेपी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आरजेडी और जेडीयू का जो वोट बैंक अगर वो एक साथ आता है तो ज़्यादा नीतीश कुमार को माइलेज मिलेगा बनस्पत इसके कि वो बीजेपी के साथ जाएं। तो ये दबाव में किसके दबाव में उन्होंने ले लिया, ये बड़ा सवाल है। और घुटने किसने टेके? अभी जैसे मलिक साहब ने कहा कि पहली दफा बीजेपी ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आ जाओ। मुझे इस बात में इसलिए दम लग रहा है क्योंकि बीजेपी जितना कुछ अधिकतम जीतना था वो 2019 में जीत चुकी है। बिहार में 40 में 39, उत्तर प्रदेश में 63 और 2 उनकी 65, राजस्थान पूरा का पूरा, मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ के बाकी सब, छत्तीसगढ़ सब, गुजरात पूरा। तो ये तो अब जीत चुके, अब सीटें थोड़ी बढ़ जाएंगी, सीटें तो उतनी ही जितनी जीत चुके। अगर कहीं ना कहीं कुछ घटेगा तो घटेगा ना। नहीं तो 2019 में तो नीतीश कुमार भी तो साथ में थे। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर 39 सीट जीती थी। वो मुझे लगता है उसी करिश्मे की उम्मीद बीजेपी भी कर रही है और नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि वही करिश्मा होने वाला है। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, नीतीश कुमार यही सोच के गए हैं। लेकिन जो 16% वोट है नीतीश कुमार का, आप देखिएगा आरजेडी या इंडिया गठबंधन सिंधमारी कर लेगी। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन कोई टूटने नहीं जा रहा है, नीतीश कुमार उससे अलग हुए हैं। ममता बनर्जी का बयान आया है, ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने बड़ा तगड़ा हमला भी बोला है नीतीश कुमार को लेकर के, और साथ में यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। उसी तरह से हड़बड़ी में कल देखिए अखिलेश यादव, उन्होंने 11 सीट देने का ऐलान कर दिया कांग्रेस को, और यह कहा कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एक है। तो ये उतना आसान एनडीए की इलेक्शन जो है नीतीश कुमार को लेने के बावजूद जो है ये उतनी जगह आसान नहीं रहेगी, क्योंकि जो सीट 272 का जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा जो है ये डाउन होगा 2024 के चुनाव में। इसलिए भी नहीं, उनके पास अभी 303 सीटें हैं और वो 450 की बात कर रहे हैं। रिजवान साहब, हाशमी साहब जी, वो कह रहे हैं कि भाई अभी 303 सीटें हैं उनके पास, वो 400 पार की बात कर रहे हैं ना। 200 सिंगल, शशि थरूर ने जो कहा था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रहेगी, और वही होगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जिस तरह से सत्ता मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं, जिस तरह से साइडलाइन किया वसुंधरा राजे को, वहां भी राजपूत बिरादरी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मीना बिरादरी, ये बीजेपी से तो उन्होंने बना दिया ना, दोनों डिप्टी सीएम बना दिए, उनका फार्मूला अचूक है। यहां भी उन्होंने दो, देखिए बिहार की हम फिलहाल अभी आज बात कर रहे हैं। बिहार में जैसे उन्होंने सम्राट चौधरी को, जेडीयू और आरजेडी दोनों में रहे सम्राट चौधरी, 6 साल पहले वो बीजेपी में आते हैं 2017 में, और आज डिप्टी सीएम की शपथ दिलवा देते हैं। भगवा साफा पहन के उनको कहा जाता है कि बिहार के योगी हैं। वो प्रमोट किया, युवा चेहरा है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिनका नीतीश कुमार से बहुत भयानक विवाद विधानसभा के अंदर हुआ जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा, उनको भी डिप्टी सीएम बना दिया। तो बीजेपी ने, आपको लगता नहीं कि नीतीश को घेरने की भी कोशिश की है? दो ऐसे लोग, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दाएं बाएं रखकर। देखिए, सम्राट चौधरी कोई कुशवाहा समाज के बड़े नेता नहीं है। कुशवाहा समाज का अगर कोई वोट है तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है।
बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है ना, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में, दिक्कत क्या है? चिराग पासवान को भी आज चार्टर्ड प्लेन से नड्डा साहब लेकर आए, नड्डा साहब चार्टर्ड प्लेन से लेकर आए। चिराग का कोई विधायक नहीं है। कुशवाहा साहब कहीं रैली में जा रहे थे, उनको फोन किया कि आ जाओ भाई, शपथ ग्रहण में चलना है। तो बीजेपी सभी को साध रही है। लोजपा जो, तो पशुपतिनाथ और चिराग पासवान पहले आपस में तो निपट ले, इनमें आपस में नहीं, आज दोनों थे वहां, वो निपट चुके हैं। अरे बॉस, कहां आप देखिएगा, लगातार दावा ठोकते हैं चिराग पासवान के, हाजीपुर हमारा है, हाजीपुर से हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये तो चलिए, दावों की बात है। आपने ऐसा, जी हाशमी साहब कंप्लीट करिए, फिर मैं मलिक साहब के पास जाऊंगा, बोलिए। ऐसा फोटो सेशन तो आपने देखा नहीं जिसमें पशुपतिनाथ चचा भतीजा गले मिल रहे हैं। जिस तरह से उछाल दिया था पंजाब में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के यूं कर दिया तो खेला हो गया था, फिर नीतीश कुमार चले गए थे एनडीए के साथ। वैसी कोई तस्वीर तो पशुपति और चिराग पासवान चचा भतीजा की आई नहीं, से संदेश जाए उनके वोटरों के बीच में। वो अपना दावा हाजीपुर पे अपना दावा कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ मजबूरी क्या थी, ये समझिए कि वो क्यों गए इंडिया के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ। 3 चीजें केंद्र सरकार अपना रही है। एक, सत्ता का दबाव, तो सत्ता में तो ऑलरेडी नीतीश कुमार थे। दूसरा है ईडी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, तो इनके ये ईमानदार जो छवि है, ईमानदारी की जो छवि है, वो ईडी के पकड़ में नहीं आ रहे थे। तीसरा बचता है गवर्नर हाउस, तो गवर्नर हाउस से भी कोई खेल नहीं हो रहा था। तो 3 का कोई दबाव नहीं था नीतीश पे, तो नीतीश क्यों गए? जो तेजस्वी ने बयान दिया है कि कुछ ऐसी परेशानी थी, ऐसा संकट था जो उनके नियंत्रण में नहीं था, इसलिए वहां उधर गए हैं, वो कोई राजनीतिक मामला नहीं है। कुछ निजी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, दबाव है, जिस वजह कर नीतीश कुमार को एनडीए में जाना पड़ा है। क्योंकि ये बड़ा ही, जैसा मलिक सर ने बताया कि ये एक सुसाइडल स्टेप है नीतीश कुमार का एनडीए के साथ जाना। ये नीतीश कुमार के लिए पॉलिटिकल सुसाइडल स्टेप मैं भी मानता हूं, क्योंकि इसके बाद नीतीश का पॉलिटिकल जो है करियर जो है वो समझे फिनिश है। 2024 के बाद वो केंद्र में ले लिए जाएंगे और नीतीश के बाद कोई चार नहीं रहेगा। और हो सकता है फिर बीजेपी के नेता, बीजेपी चीफ मिनिस्टर पद पे हो जाए, 2 सीएम दे दे जेडीयू से बिहार में। नहीं, ये फार्मूला तो अभी भी दिया था, ये फार्मूला अभी दिया था, लेकिन वो माने नहीं। अभी जो दल बदल हुआ है, शपथ ली है, ये फार्मूला दिया था कि 2 डिप्टी सीएम बना लीजिए आप। हाँ, तो अब 2024 का चुनाव होने दीजिए ना। आप पार्लियामेंट चुनाव के बाद देखिए कि नीतीश जो है कुमार की राजनीतिक जो है स्थिति और राजनीतिक प्रशांत किशोर का जो आप जिक्र कर रहे हैं बार बार हाशमी साहब, उन्होंने आज कहा है कि अभी ये परमानेंट गठबंधन बदल नहीं है, ये जो लोकसभा चुनाव तक है, इसके बाद कुछ भी और फिर एक बार फिर वो पलटी मार सकते हैं। प्रशांत किशोर ऐसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने बात सही कही है। प्रशांत किशोर ने यह भी साथ में कहा है कि अगर 5 सीट से, अगर 2024 के चुनाव में जेडीयू को 5 सीट से ऊपर आ गया तो वो माफी मांगेंगे जनता से, या फिर वो संन्यास ले लेंगे राजनीतिक जीवन से। वो ये भी दावा कर रहे हैं, जैसे उन्होंने दावा किया था वेस्ट बंगाल में कि 100 सीट से ऊपर, 100 सीट भी नहीं आएगा, अगर आ गया तो मैं वो संन्यास ले लेंगे। वही दावा वो भी कर रहे हैं कि 2024 में जेडीयू को अगर 5 सीट आ गया, चाहे वो किसी के साथ रहे, इंडिया गठबंधन के साथ रहे या वो एनडीए के साथ रहे, तो वो जनता के बीच में माफी मांगे, वो संन्यास ले लेंगे। ठीक है, मैं मलिक साहब का रुख करता हूं। हाशमी साहब रोक रहा हूं आपको। मलिक साहब, अब एक सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत कमजोर हो गया, हम सहमत हैं आपकी बात से। हालांकि इंडिया गठबंधन वाले वो अपनी जगह हवा भरे पड़े कि नहीं सब कुछ ठीक रहेगा, कमजोर हुआ, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब 2024 के चुनाव के परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ अवरोध है या पूरा मैदान खाली, अब की बार 400 पार? देखिए दुर्गेश जी, इसमें मेरा सवाल मलिक साहब से, रोमान साहब, मेरा सवाल मलिक साहब से। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जैसे कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं काम नहीं कर पा रहा था और आरजेडी मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। अब तो आरजेडी हट गई है, 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं और दोनों से नीतीश कुमार जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो अब नीतीश कुमार जी काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, उनको शुभकामनाएं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी का 2024 के संदर्भ में कैसा रहेगा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक तो ये आप मान लीजिए।
हालांकि वो 400 के पार की बात कर रहे हैं, मैं 400 नहीं मानता हूं, लेकिन वो पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे। और उसका कारण दूसरा है। उसका कारण यह है कि तमाम विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से हो नहीं रहे हैं। और यहां पे इसके लिए मैं मानता हूं सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई बड़ा दल है तो उसमें कांग्रेस है। 7 महीनों से यह महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की कवायद चल रही है। कांग्रेस को जिस प्रकार से इसमें सहयोग करना चाहिए था, जिस तरह से रणनीति करनी चाहिए थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे रही है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के बीच में और इस यात्रा के महत्वपूर्ण चीजों को देखते हुए उनको यह निर्णय मेरे हिसाब से लेना चाहिए था कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, इनके साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग होनी चाहिए थी और उनका संवाद बना रहना चाहिए था। इस बीच में संवादहीनता हुई है और जिसमें आप देखेंगे कि अखिलेश पे जिस तरह का अटैक मध्य प्रदेश में हुआ और उसके बाद भी जो उसकी राज्य की इकाई है कांग्रेस की, वो आज भी अटैक कर रही है। उसके बावजूद कांग्रेस को अपनी तरफ से 11 सीटें अखिलेश ने ऑफर करी हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई मान रिएक्शन इसकी तरफ से नहीं आया है, जबकि उनके जो स्टेट के लोग हैं उन्होंने कहा है कि सीटें कम है। और यहां भी जो मेरे सूत्र बताते हैं कि अखिलेश ने यह कहा है कि अगर ये सीटें आपके लिए कम है तो आप हमें बताइए कि ऐसी और कौन कौन सी सीटें हैं जहां आपके पास जिताऊ उम्मीदवार है तो हम आपकी सीटें बढ़ा सकते हैं। ठीक बात तो है। उसका जवाब भी अभी कांग्रेस के पास नहीं है। इसके अलावा अगर हम दूसरा उदाहरण लें ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के साथ कोई सीरियस टॉक हुई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा मानना यह है कि आपके जो सेकंड लाइनर, थर्ड लाइनर नेता हैं वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, दोनों तरफ से कमेटियां बनी हुई हैं, वो डिस्कशन कर रही हैं, लेकिन तब तक उसमें कुछ नहीं होता जब तक शीर्ष नेतृत्व नहीं बैठता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं कि छोटी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव जब बैठे तो 1 घंटे में निर्णय हो गया कि राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर लड़ेगा, बात खत्म हो गई। अब आप अपनी तैयारी करिए। तो ये सीटों का अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया है, सीटों का अभी शेयरिंग नहीं हो पाई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया गठबंधन का नहीं बन पाया है। तो क्या 1-2 महीना और लेंगे क्या ये बनाने में? मुझे लगता है चुनाव बाद बनाएंगे। अब शैलेश सिंह की पार्टी चुनाव बाद बनाएंगे, क्या करना है? दुर्गेन जी, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, राम मंदिर तो छोड़ दीजिए आप, इसके अलावा जो शाम दाम दंड भेद की बात हम भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, उसमें उनका इंटरनली जो फॉर्मूला है उसमें यह है कि 1 लाख वोट पर लोकसभा सीट पे हमें मैनेज करना है, चाहे हम उनको काटें, चाहे हम नहीं अपनी वोट बनाएं। वो उस पे 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और विपक्षी दल अभी सीट ही ढूंढ रहे हैं कहां पे है। उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हमारी पार्टी लड़ेगी या दूसरी पार्टी लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा कुछ पता ही नहीं है, ये उसी में उलझे हुए हैं। तो उसका मुकाबला आप कैसे करें, तो ये भी देखना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो चुनावी रथ है, जो विजय रथ है मोदी का, उसको रोकने में गठबंधन अभी बहुत दूर है और उनको टक्कर दे पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शाम दाम दंड भेद बीजेपी करेगी, और क्यों ना करे, वो भी सियासी दल है। उससे पहले भी कांग्रेस ने भी किया। जो सरकारें केंद्र में रहती हैं, स्टेट में रहती हैं, वो शाम दाम दंड भेद सियासत करती हैं, तो वो भी कर रही है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा कर रही है, मैं ये कह सकता हूं। और तमाम जो एजेंसियां, उनका भरपूर प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है जी। शैलेश सिंह जी, मलिक साहब ने बहुत खरी खरी आप लोगों की आंखें खोल दी। मुझे लगता है कि इतनी नीरछीर विवेकी तरीके से समीक्षा गठबंधन की और आपकी पार्टी की शायद ही देश में किसी पत्रकार ने कहा हो। और जो सामने वाले होंगे वो तो बिल्कुल नहीं कहते होंगे राहुल जी की, वो तो जय जय करते होंगे कि भाई राहुल जी वाह, न्याय यात्रा से बिल्कुल इतना वोट आ जाएगा कि आपकी सरकार बन जाएगी। हकीकत यही है, मलिक साहब जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो भूमिका कांग्रेस को अदा करनी चाहिए थी, आपने 3 महीने जो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, उस दौरान आपको ये ख्याल भी नहीं रहा कि आपका कोई गठबंधन है, और उसी दौरान चीजें बिगड़ी और आज नतीजा सामने है। चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या नीतीश कुमार, जो आज बिहार में बहार के साथ में बीजेपी को भी बहार का स्वाद चखा रहे हैं। शैलेश सिंह, अनम्यूट करिए।
आपकी आवाज नहीं मिल रही। दुर्गेंद्र जी, मैं मल्लिक साहब के कुछ बात से तो बहुत ही सहमत हूं, मगर सारी बातों से सहमति नहीं है। नीतीश कुमार के जाने से आज इंडिया गठबंधन के बाकी दल जो एक तानाशाह का विरोध करने के लिए पुरजोर तरीके से एकजुट हुए हैं, उनमें और जाके तत्परता आ गई है। जो पहले गठबंधन दलों में विवाद चल रहा था सीटों को लेकर के, वो खुद जाकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ के आ रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश जी हो, या फिर जाके अन्य शिवसेना हो। आज जब नीतीश जी के जाने के बाद इन सबों में एक बात वार्ता हुई है, कांग्रेस के साथ भी हुई है। ममता बनर्जी ने और कहा वरिष्ठ कि आपके नेताओं साथ के वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो आपके पास कौन सा बैरोमीटर है लगा के आपने देख लिया कि वो बहुत बड़ी एकजुटता हो गई, बड़ा मजबूत हो गया? ऐसा कौन सा थर्मामीटर बैरोमीटर है आपके पास भाई? अभी ममता बनर्जी ने कहा आपको भाव नहीं देंगे, सीट भी नहीं देंगे, वो ऐलान कर चुकी पहले। अब लल्लू चप्पू करने से क्या फायदा? जोर तरीके से नीतीश कुमार का विरोध की है और इंडिया गठबंधन में मजबूती आई है, और हम लोग एक तानाशाह के खिलाफ पुरजोर तरीके से 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जो 400 पार का फिगर वो बना रहे थे और बहुत ही ये बना रहे थे, तो भाई 80 सीटों में या 40 सीटें बिहार में हैं, तो नीतीश कुमार जी के आने से ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने जा रहा है कि 40 में 41 सीट वो जीत जाएंगे। तो जो 39 जीते थे, हो सकता है कि 40 की 40 जीत जाए। पिछली बार 39 जीते थे वो धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। चलिए जी दुर्गेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं ठीक है, बस एक छोटा सा टिप्पणी मैं रिजवान साहब की लूंगा। रिजवान साहब, बात तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी भी ये कहती है कि भाई जाति धर्म इसकी राजनीति हम नहीं करते, लेकिन बिहार में तो टोटल जो अभी कास्ट इक्वेशन ही है, और उसी के तहत आपको लग रहा था कि नहीं वो नीतीश कुमार के बिना आपका इक्वेशन फिट नहीं बैठता, इसलिए आपको लेना पड़ा उन्हें। एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं बस। देखिए, उसमें बीजेपी ने बिहार की राजनीति को अलग थलग किया है, जो राजनीति चला रहा है उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो आज जो लोग अभी आपके यहाँ मलिक साहब के अलावा भी एक दो लोग और थे, उन्होंने अपना बात कहा कि नहीं प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे, कुछ भी फैक्टर नहीं होगा। आप देखेंगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर एनडीए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी, जिस तरह से पिछले 2019 में मिली थी उस तरह से। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ 400 के करीब सरकार बनने जा रही है। और रहा गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन आज के डेट में है ही नहीं, क्योंकि इसके प्रमुख घटक दल जैसे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश पांडे हो, अखिलेश यादव हो, और नीतीश कुमार हो, ठीक है, तो सबकी वही राग है। सिर्फ फीलिंग गुड है कि एक इंडिया गठबंधन बना दिया गया, लेकिन वास्तव में। अच्छा, एक सवाल छोटा सा मेरा ले लीजिए, छोटा सवाल मेरा ले लीजिए। आप लोग अभी लगातार जब से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी थी, आप कह रहे थे बिहार में जंगल राज लौट आया। अब आज क्या सुशासन लौट आया? कितना दिन लगेगा आपको सुशासन लाने में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो उसकी आइडियोलॉजी है, तो ये तो आरजेडी की सरकार से बेहतर होगी। और वहां के लोग जानते हैं, मतलब जंगल राज खत्म हो जाएगा ना? अब जंगल राज खत्म हो जाएगा ना, जो आ गया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में? राज तो खत्म होगा ही। अच्छा, अभी से खत्म हो गया? होगा ही, 5 बजे से खत्म हो गया, 5 बजे से। चलिए बहुत शुक्रिया मलिक साहब। एक 20 सेकंड की अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की। देखिए दुर्गेंद्र जी, जो आपने पूछा है कि जंगल राज बिहार में खत्म हो गया क्या, वो आज 5 बजे शाम से खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए हैं। आज मेरे सूत्र बताते हैं कि कूच बिहार में राहुल गांधी की यात्रा भी पहुंची थी और ममता बनर्जी भी उसी एरिया में थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई मिलना जुलना, कोई संवाद नहीं हुआ है। तो ये जताता है कि महागठबंधन इतना आसान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया शैलेश सिंह, रिजवान खान साहब, रोमान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। दर्शकों का बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। बीजेपी तो अपनी चालें चलती जा रही है लगातार, और राजनीतिक पार्टी करना भी चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है। अब तो मन में ये बात भी आ रही है
कि क्या कोई गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा भी हो पाएगा क्या? बड़ा सवाल ये आपके लिए छोड़े जाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।